ओके गाइस, सो नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल सिलेक्शन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। नेचुरल और आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो है ये क्या है और किस तरीके से ये एवोल्यूशन को जो है वो प्रोसीड करती है और एवोल्यूशन को सपोर्ट करती है। सपोज वी हैव नेचुरल सिलेक्शन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आपको बस ये रीड कर लेते हैं बुक के अकॉर्डिंगली क्या है कि जो अकर करती है थ्रू एन इंटरेक्शन बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द वेरिएबिलिटी इनहेरेंट इन एनी पॉपुलेशन। डार्विन फाउंड एविडेंसेस इन आर्टिफिशियल सिलेक्शन द ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ह्यूमंस हैव मॉडिफाइड द स्पीसीज ओवर मैनी जनरेशन बाय सिलेक्टिंग इंडिविजुअल्स विद द डिजायर्ड traits as breeding stock. इसके बाद वो आपको बताता है कि plants and animals we grow for food bear little resemblance to their wild ancestors from the changes. अब इस पूरी चीज़ के अंदर वो आपको बताया गया है कि जो नेचुरल सिलेक्शन है उसके अकॉर्डिंगली आपके पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको नेचर ने सिलेक्ट किया कि वो किस तरीके से आपके एनवायरनमेंट के अंदर फिटेस्ट तौर पर सर्वाइव करते थे। उन्होंने इनको सिलेक्ट किया और सर्वाइव करने दिया ऑनवर्ड अपनी इस जनरेशन के अंदर। जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन में हम लोग फिर क्या करते हैं, हम लोग ऑर्गेनिजम्स को अपने फायदे के लिए ग्रो करवाते हैं और अपने फायदे के लिए उनकी बॉडी के अंदर जो मॉडिफिकेशंस हमने लानी होती हैं वो हम लेके आते हैं ताकि वो हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए, पूरे का पूरा हमें फायदा ही हो। सो ये हमारे पास डिफरेंट है आर्टिफिशियल और नेचुरल सिलेक्शन के दरमियान एक बेसिक। अच्छा, अब इसके नतीजे में एक पॉपुलेशन आपके पास जो है ना फॉर्म हो जाती है स्पीसी के जरिए। तो पॉपुलेशन की डेफिनेशन भी हम लोग जरा देख लेते हैं कि पॉपुलेशन आपके पास वो ग्रुप ऑफ स्पीसीज है, दे आर सेम इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज एंड दे आर इनहैबिटिंग इन सेम एरिया एट द सेम टाइम। दिस इज पॉपुलेशन। सो अब जो पॉपुलेशन है इसके साथ आपको डेफिनेशन और किस चीज की बताई हुई है वो आपको ये बताते हैं कि specifics of natural selection are regional and timely. Environmental factors vary from place to place and from time to time. An adaptation in one situation may be useless or even detrimental in the other circumstances. An example of natural selection in action is the evolution of antibiotic resistance in bacteria. अब आप अगर भी देखें कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आम दवाइयां असर नहीं करती। यानी मतलब ये हुआ कि वो हालात के मुताबिक अपने आप को मजीद मॉडिफाई कर लेते हैं, रेजिस्टेंट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपको आज कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ जिसमें कोई बायोटिक फैक्टर इन्वॉल्व था, आपने एक मेडिसिन खाई, आपने वो मेडिसिन खाई जितने दिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी आपने उतने दिन नहीं खाई, आपने बीच में छोड़ दी, तो अल्टीमेटली उस मेडिसिन का आपको फायदा कम और नुकसान ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। उसकी रीजन क्या है कि उस मेडिसिन को खाने पर बैक्टीरिया पे तो कोई असर होएगा ही नहीं, वो मजीद डिवाइड करता रहेगा। आप ये सोच के बैठे होंगे कि मैं ठीक हो जाऊंगा, आप नहीं होंगे। सो अब ये जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया डेवलप किया, दिस इज अडैप्टेशन। सो इसी तरह पॉपुलेशन, जीन पूल, अलील और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज के बारे में कुछ डेफिनेशन है, हम लोग ये भी देख लेते हैं कि जीन पूल की डेफिनेशन क्या है। ये आपको पेपर में आ सकती है 2 नंबर की। व्हाट इज जीन पूल? तो गाइज जीन पूल इज basically this definition is given on your second paragraph. The total aggregate of genes in population at one time is called as population's gene pool. किसी भी population के जितने भी genes हैं उन सबका अगर आप summation एक वक्त में ले रहे हैं किसी एक environment के अंदर, that is gene pool. और इसी तरह हमारे पास definition है species की, यहाँ पे वो भी आप लोग जरा देख लें कि जो species हमारे पास होती हैं ये वो individuals हैं जो के same ancestors के साथ belong करते हैं and they can interbreed with each other individuals and they can produce fertile offsprings. अच्छा, इसके कुछ ना मुख्तलिफ थ्योरीज हैं ये इसकी स्पीशीज की भी, या आप इंशाल्लाह जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे। तो मुख्तलिफ थ्योरीज जो हैं वो आपको बताती हैं, जिसमें से बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट जो है ये हम उसको कंसीडर कर रहे हैं कि बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट के मुताबिक वी हैव दिस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स व्हिच कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर एंड दे कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग आर टर्म्ड एज स्पीशीज। खैर, आगे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कुछ आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं। उस एग्जाम्पल में आपको बताया हुआ है कि अगर तो होमोजाइगस जो आपके पास अलील है वो एक पॉपुलेशन की तमाम मेंबर्स की वो सेम रहे तो उसको हम लोग कहते हैं दिस इज फिक्स्ड जीन पूल। ये रुका हुआ है, स्टेगनेंट है, ये अब ज्यादा मूव नहीं कर रहा। लेकिन अगर वो मूवमेंट में हो तो फिर वी शुड हैव टू डेवलप सम काइंड ऑफ हम लोग इसके अंदर कोई ना कोई थोड़ी बहुत निकाल लेते हैं गुंजाइश ताकि हम इनको आपस में बैलेंस करवा सकें। इसी तरह जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज की बात हो गई कि जो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज हैं ये हमारे पास इन्वायरमेंट के अंदर चेंज होती रहती हैं। वो कौन सी जीनोटिपिक हमारे पास ट्रेट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इन्वायरमेंट के अंदर वेरी कर रहे हैं या एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको अल्टीमेटली हम लोग जीन फ्रीक्वेंसीज का नाम दे देते हैं। जिस तरह के प्लांट्स वगैरह के जीन फ्रीक्वेंसीज का यहाँ पे जिक्र किया गया है कि अगर आप लोग उनका क्रॉस करवाएं तो कितना आपको जीनोटाइप डिफरेंट मिलेगा, कितना फिनोटाइप डिफरेंट मिलेगा, कितने ऑर्गेनिज्म आपको सेम मिलेंगे पेरेंट्स जैसे, कितने डिफरेंट मिलेंगे, कितने इंटरमीडिएट मिलेंगे। तो ये सारा अल्टीमेटली जो डिस्कस होता है वो जीन पूल के अंदर ही होता है, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी के अंदर, सॉरी। सो इसके साथ हमारे पास जो है आपके पास जो है ये एक एग्जांपल आपको गिवन है जिसमें आप लोग क्रॉस करवा रहे हैं 2 फ्लावर्स का, और उस फ्लावर्स के क्रॉस में एक आपके पास है जो कि होमोजाइगस है, एक आपके पास हेटेरोजाइगस है। तो आपके पास जो आगे एंड रिजल्ट आता है दैट वुड बी 3:1 कि जो होमोजाइगस है जब वो हेटेरोजाइगस के साथ रिएक्ट करेगा तो जाहिर है उसको पता है कि उसने होमो वाला जो अलील है वो तो पकड़ना ही पकड़ना है। तो 3 आपको जनरेशन सेम और एक जनरेशन आपको जो है वो और तरह की मिलेगी, लेकिन अल्टीमेटली फिनोटाइप सबकी क्या होगी, सेम होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन मेल अस। थैंक यू सो मच। ऑलराइट गाइस, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम। व्हाट इज हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम?
फ्रीक्वेंसीज ऑफ जीनोटाइप ऑफ नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशंस आर डिस्क्राइब्ड हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम। हमारे पास जो जीन फ्रीक्वेंसीज हैं आपके पास, वो जितनी भी पॉपुलेशंस हैं उनके अंदर, वो हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम के जरिए हम लोग इजीली बयान कर सकते हैं कि वो थ्योरम आपको क्या बताता है बेसिकली इन जीन फ्रीक्वेंसीज के बारे में आए हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। वो कहता है कि इसकी डेफिनेशन जो हमारे पास है 1908 में, खैर इसने ये प्रिंसिपल जो है वो दिया था, वो ये थी कि द फ्रीक्वेंसीज ऑफ अलील्स एंड जीनोटाइप्स इन अ पॉपुलेशंस जीन पूल रिमेन कांस्टेंट ओवर द जनरेशंस अनलेस acted upon by any external factors other than sexual या जेनेटिक रिकम्बिनेशन। किसी रिकम्बिनेशन के बगैर अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर इनके ऊपर एक्टिव ऑन होता है तो उसके नतीजे में जो आपके पास चेंजेस आती हैं किसी भी जीन पूल के अंदर, उनको हम लोग जो है वो अल्टीमेटली जो है वो टैकल कर सकते हैं। और अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर इसके ऊपर एक्ट ना करे तो इनमें वैसे कोई तब्दीली जो है वो कभी भी नहीं आती। अच्छा, अब इसकी ना उसने फिर एक डेरिवेशन निकाली थी जिसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन के नतीजे में हम लोग इसको देखते हैं कि p + q = 1। अल्टीमेटली आपके पास इस p + q यानी कि आप इस जेनेटिक जो आपके पास रिकम्बिनेशन है, जेनेटिक फ्रीक्वेंसी है, उसको जब कभी ऐड करेंगे तो उसका आंसर सेम ही आएगा। सो इसको जब हम एक्सपैंड करते हैं, इसका जो हमारे पास फॉर्मूला है तो वो आपके पास इस सूरत हाल में निकल आता है। वैसे आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो कॉमनली 2 नंबर का आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन, तो आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट कर लेना है और कोशिश करनी है कि आप लोग इसके अंदर मैक्सिमम जितना भी जो है वो लिख सकें बुक के अकॉर्डिंगली, वो इसके अंदर आप लोग लिख सकें। सो अब ये p + q = 1 है अगर, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये q उधर चला जाएगा तो p would be equal to 1 - q, ठीक है जी। या अगर हम लोग q को इधर ही रखें, p को तो ले जाएं, तो फिर क्या होगा हमारे पास अगेन जो है वो 1 - p = Q, ठीक है जी। तो ये 3 आपके पास डिफरेंट फॉर्मूले, यानी कि अल्टीमेटली आपके पास जो एंड रिजल्ट आता है वो सेम आता है। लेकिन अगर कभी इसके अंदर कोई एक्सटर्नल फैक्टर आ गया, इसकी वैल्यूज तब्दील हो गई, तो आपके पास इसका जो फॉर्मूलाज है वो भी क्या हो जाएंगे, तब्दील। अच्छा, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं ये हैं कौन से, यानी कि अगर हम लोग हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम की बात कर रहे हैं कि इसके अंदर एक्सटर्नल फैक्टर आएगा तो जो आपके पास जीन फ्रीक्वेंसीज है या जीन पूल जो है उसमें कोई तब्दीली वाकई होगी। ये तब्दीली वैसे है क्या बेसिकली, तो अब ये कौन से ऐसे फैक्टर्स है तब्दीलियां शो करवाते हैं आपके इस टेबल के अंदर 24.2 के अंदर गिवन है, ये आपके पास गिवन है वो सारे। पहले नंबर पे आता है म्यूटेशन। क्या कहता है कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल चेंजेस इंडिविजुअल म्यूटेशन अकर सो रेयरली दैट म्यूटेशन अलोन डज नॉट चेंज अलील फ्रीक्वेंसी मच। अलील फ्रीक्वेंसी को सिर्फ और सिर्फ म्यूटेशन कभी भी तब्दील नहीं कर सकती, क्योंकि ये इस कदर बड़ा अमल नहीं है कि ये इस सारे को तब्दील कर दे। इसी तरह माइग्रेशन हमारे पास आता है नेक्स्ट पार्ट, वो कहता है कि अ वेरी potent agent of change, migration locally acts to prevent evolutionary changes by preventing populations that exchange member from diverging from one another. Immigration and immigration of members of a population cause disturbance in the gene pool. मिसाल के तौर पे ऑर्गेनिज्म यहाँ पे रह रहे थे, उन ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पे वो तमाम तर करेक्टरिस्टिक या उन तमाम तर जो उनकी बॉडी की नीड्स हैं वो नहीं मिल रही जो कि उन्हें रिक्वायर्ड है, तो वो टेंड करेंगे कि वो यहाँ से कहीं और मूव कर जाए। फॉर एग्जांपल कई लोग रोजगार के चक्कर में बाहर के ममालिक में जाते हैं, ये तकरीबन वैसा ही अमल है जो कि मुख्तलिफ जानवरों के अंदर पाया जाता है। तो वो अपने इलाके को छोड़ के दूर दराज किसी सोलिटरी इलाके में जाके वहाँ पे आबाद हो गए। वक्त गुजरने के साथ साथ उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म की चेंजेस आएंगी और वो चेंजेस उसके एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होंगी और उसके साथ साथ उसका रिकम्बिनेशन जो है वो चूंकि बाकी एनवायरमेंट से डिफरेंट है, लिहाजा बिहेवियरल चेंजेस भी उसके अंदर जो है वो डेवलप होंगे। तो ये भी आपके पास जीन फ्रीक्वेंसी को या अलील फ्रीक्वेंसी को जो है वो तब्दील कर सकता है। देन हमारे पास आता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये हमारे पास चेंज ऑफ अलील्स है इन लोकस दैट अकर्स बाय चांस। मुख्तलिफ आपके पास जो लोकस है उनके ऊपर अगर भी जीन जो है वो मतलब कहीं और चली जाए। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पॉइंट पर लगनी थी जीन, ठीक है, एक लोकस पे, वो जीन किसी और लोकस पे लग गई है, तो उससे अल्टीमेटली क्या होगा, आपके पास जो आगे प्रोटीन सिंथेसिस है, जो बॉडी की बाकी जो कंडीशंस हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं, उनके ऊपर भी इफेक्ट आएगा, तो वो भी हमारे पास जो है वो अफेक्ट कर सकता है आपकी जीन फ्रीक्वेंसी को। इसी तरह हमारे पास एक और करैक्टर है दैट इज नॉन रैंडम मेटिंग। अब नॉन रैंडम मेटिंग अगर नहीं होगी तो उससे फिर वेरिएशंस जो हैं वो नहीं आएंगी। नॉन रैंडम मेटिंग का क्या मतलब है, इंटरब्रीडिंग इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म, इट डज नॉट alter allele frequency but lessens the proportion of heterozygote individuals with certain genotypes sometimes mate with one another more commonly than would be expected on a random basis. This is called non-random mating, causing the frequencies of particular genotype to differ greatly from those predicted by the Hardy-Weinberg principle. ये क्या करेंगी, अगर हम लोग नॉन रैंडम मेटिंग नहीं करा रहे तो उससे अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर बहुत खास किस्म की तब्दीली आएगी और ये काफी हद तक डिविएट कर जाएगी हार्डी-वेनबर्ग के प्रिंसिपल से। देन हमारे पास सिलेक्शन है, उसके अंदर क्या है कि कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं दे लीव बिहाइंड मोर प्रोजेनी देन अदर्स एंड द रेट एट व्हिच दे डू सो इज अफेक्टेड बाय देयर इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन। सिलेक्शन कैन बी आर्टिफिशियल सिलेक्शन और नेचुरल सिलेक्शन। इन आर्टिफिशियल सिलेक्शन द ब्रीडर सेलेक्ट फॉर द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। इन नॉर्मल सिलेक्शन द एनवायरनमेंट प्लेज दिस रोल थस अफेक्टिंग द प्रोपोर्शन ऑफ जीन इन अ पॉपुलेशन। कि जो सिलेक्शन है वो चाहे नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, उसके नतीजे में हमेशा डिस्टर्बेंस जरूर आएगी आपके जेनेटिक पूल के अंदर, क्योंकि कभी
डाइवर्सिटी भी सेम अगर होगा तो सिलेक्शन किस चीज़ की आपको जरूरत है। लिहाजा सिलेक्शन हमेशा तब की जाती है जब आप किसी पर्टिकुलर ट्रेड को सिलेक्ट करते हैं। पर्टिकुलर ट्रेड को सिलेक्ट करने का मतलब क्या है कि अब आप उस जीन पूल के अंदर डिस्टर्बेंस लेके आ रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव ही है लेकिन उसके अंदर डिस्टर्बेंस आ रही है, सो दैट्स वाई इसके अंदर जो है वो फैक्टर के अंदर ये भी शामिल होगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो उसके साथ रिलेटेड है, जरा उसको भी आप लोग जो है वो निगाह मार लें उसके ऊपर। वो हमें बताता है इंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में। इंडेंजर्ड जो स्पीशीज हैं उनके बारे में आपको बताएगा हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। वो क्या बताता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर वो आपको ये बताता है कि आपके पास इस एनवायरनमेंट के अंदर कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं जो कि एक्सटिंक्शन के वर्ज पर होती हैं। मतलब क्या है कि उस स्पीशी को माहौल से खतरा है, प्रीडेटर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, उसका कोई फ़ायदा इतना ज़्यादा है कि उसे इंसान खुद मारना शुरू कर दिया उन्होंने, जैसे आपके पास डॉल्फिन्स वगैरह हैं। तो ये इस तरह की जो आपके पास स्पीसीज होती हैं वो इंडेंजर्ड कहलाती हैं, जिनको एनवायरमेंटल थ्रेट्स होते हैं और वो एक्सटेंशन के वर्ज पर होती हैं। और अगर कोई स्पीशी उसका लास्ट इंडिविजुअल भी ज़मीन से ख़त्म हो गया हो और हमें 100% कन्फर्म हो गया वो ख़त्म हो गया है, उसको हम एक्सटिंक्ट कहते हैं। सो ये दो आपके पास टर्मिनोलॉजी है, इन्हें आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास वो आपको बता रहा है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ड्रामेटिकली जो है वो इंडेंजर्ड हो गया। उसकी रीज़न ये भी है कि उनकी जो फॉरेस्ट है, जो उनका लाइफस्टाइल है, वो सारे को हमने डिस्टर्ब कर दिया, डिस्टॉर्ट कर दिया, तो बेचारे अल्टीमेटली जो है वो मतलब मरने के वर्ज पे आ गए हैं। इसी तरह वो आपको बताता है कि जो इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं इज एन इमीनेंट डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन थ्रू आउट इट्स रेंज वेयर इट लिव्स। अ थ्रेटेंड स्पीशीज लाइकली टू बिकम इंडेंजर्ड इन द नियर फ्यूचर। थ्रेटेंड स्पीशी वो होती है जो भी इंडेंजर्ड नहीं हुई, लेकिन जो हालात चल रहे हैं वो ये प्रिडिक्ट करते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर वो भी इंडेंजर्ड हो सकती है। कुछ हमें कंपोनेंट्स बताएंगे। प्रिजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज डिपेंड्स ऑन अ मल्टी-फैक्टेड कंजर्वेशन प्लान दैट इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। आपको कुछ कंपोनेंट्स बताए हैं जिनके जरिए में हमें कंजर्वेशन पॉइंट्स भी कह सकते हैं कि स्पीशीज को कंजर्वेट किस तरह से किया जा सकता है, आप किस तरह से उनका जो है वो इनहेबिट जो उनका हैबिटेट है उसको बेहतर बना सकते हैं। एक हमारे पास जो पहला आपको गिवन है वो आपको बताता है कि ग्लोबल सिस्टम ऑफ नेशनल पार्क्स जो है वो सारों के अंदर जो है मौजूद होना चाहिए कंट्रीज के अंदर, और वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स हैं वो होने चाहिए ताकि नेचुरल एरियाज के अंदर जो मूवमेंट्स है वो हो सके। क्योंकि मोटरवे पे जाए ना तो बाकायदा उन्होंने दोनों साइड्स के ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे की तरफ जाने आने के लिए जो है वो पुल वगैरह डेवलप करवाए हुए होते हैं ताकि एक ऑर्गेनिज्म यहाँ से जाए दूसरा वहाँ से आए और इनके अंदर जो है वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसी तरह हमारे पास जो है ये कॉरिडोर, हमारे पास जो है कॉरिडोर फॉर ऑर्गेनिजम्स प्लस नेशनल पार्क्स, ये दो चीज़ें हमारे पास जो है वो मौजूद होनी चाहिए। ठीक है जी। इसी तरह एक और हमारे पास है दूसरा के प्रोटेक्टेड लैंडस्केप्स एंड मल्टीपल यूज एरियाज दैट अलाउ कंट्रोल्ड प्राइवेट एक्टिविटी बट आल्सो रिटेन वैल्यू एज अ वाइल्ड लाइफ हैबिट। आपके पास जो है वो प्रोटेक्टेड लैंडस्केप्स होने चाहिए, ठीक है, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी एक्टिविटीज भी परफॉर्म करते रहें और उन्हें कोई बाहर से खतरा भी ना हो। तीसरा पॉइंट आपको बताता है कि जूज एंड बोटेनिकल गार्डन्स टू सेव स्पीशीज, जू होने चाहिए एंड बोटेनिकल गार्डन्स मस्ट बी प्रेजेंट। ठीक है कि दोनों भी वहाँ पे मौजूद लाजमी होने चाहिए ताकि ऑर्गेनिज्म जो है वो कंजर्व हो सके। इसलिए आपको बताता है कि पाकिस्तान के अंदर चीता, टाइगर, एशियन लाइन, इंडियन राइनो, चीयर फिजेंट, क्रोकोडाइल और गैवियल ये वो ऑर्गेनिज्म है जो कि एक्सटिंक्ट कह दिए गए कि नहीं है पाकिस्तान के अंदर। और इंडेंजर्ड जो है इंडस डॉल्फिन है, ब्लैक बक है, कॉमन लेपर्ड है, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, हुबारा बस्टार्ड जिसका शिकार और उसके ऊपर बहुत सारे आप लोग पिछले दिनों में न्यूज़ में भी देखते रहे हैं, वो भी बेचारा जो है वो यहाँ पे होने वाला है, एक्सटिंक्ट होने वाला है, उसकी वर्ज पे है वो। इसी तरह हमारे पास है कि एंड मार्बल टील आर अमंग द animals near to extinction. Deserts, sub-mountains, tracks and wetlands are inhabited in peril. We must protect them rapidly. Endangered species of plants have been recorded to more than 500 plants. They're basically endangered now. So ladies and gentlemen, we should have to take steps, on individual level to protect our natural habitat. I thank you all. Thank you so much.